केमिकल कॉम्बिनेशन। सुन तो लो पहले क्या बताया है मैंने। कौन से लॉज ग्राम्स लॉ से गैस स्टेट स्टार्ट कर दिया था आपके बैच में। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चैप्टर फटाफट फिनिश करेंगे, मॉडल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ग्राम्स लॉ हो गया था ना कवर। उस पर क्वेश्चंस कराए थे कि नहीं कराए थे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए ग्राम्स लॉ पे। फॉर्मूला बता दिया था ग्राम्स लॉ का ना, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। A vessel contains a vessel contains H2 and O2 gases. A vessel contains H2 and O2 gases at a pressure of 4 atm and 1 atm. H2 and O2 gases at a pressure of 4 atm and 1 atm respectively. A vessel contains H2 and O2 gases at a pressure of 4 atm and 1 atm respectively. Full stop. It was observed that it was observed that 100 ml of O2 gas. It was observed that 100 ml of O2 gas diffuses out in 20 seconds. It was observed that 100 ml of O2 gas diffuses out in 20 seconds. Full stop. Calculate the volume of hydrogen gas. Calculate the volume of hydrogen gas diffused out in same time. Calculate the volume of hydrogen gas diffused out in same time. शुरू हो जाओ। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या आप? रेट के लिए चेंज इन वॉल्यूम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सामने प्रेशर और इनवर्स मोलर मास का। टाइम दोनों के लिए सेम है, कट जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, और O2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100, प्रेशर 4, प्रेशर 1, मोलर मास ऑफ O2 32, मोलर मास ऑफ H2 2। कितना वॉल्यूम आया H2 का? 1600 ml आया क्या? कितने लोग आंसर मैच कर रहे हैं? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। A vessel contains equal moles of methane and SO2 gas. A vessel contains equal moles of methane and SO2 gas. Full stop. In certain time, 10 grams of SO2 gas. In certain time, 10 grams of SO2 gas diffuses out. Full stop. Calculate the mass of methane. Calculate the mass of methane diffused out in same time.
यानी इस बार रेट को लिखेंगे चेंज इन मोल्स ऑफ CH4 डेल्टा T डिवाइड बाय चेंज इन मोल्स ऑफ SO2 डेल्टा T स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ CH4। ठीक है, टाइम तो कट ही जाएगा। CH4 का मोल अपॉन चेंज इन मोल ऑफ SO2, 10/64 ले लेंगे क्या इसको, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ SO2 यानी 64 डिवाइड बाय 16, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां से चेंज इन मोल्स ऑफ CH4 कितना आ गया, ये आ गया 20/64। चेंज इन मोल्स ऑफ CH4 नहीं निकालना है, चेंज इन मास ऑफ CH4 निकालना है। 20/64 इंटू 16 कितना आया, ये 5 ग्राम आया क्या, समझ गए बात? ठीक है, पेन नीचे रखिए, बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, वंडरवॉल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन, ध्यान से समझना। दो ही चीज समझनी है अपने को, वंडरवॉल इक्वेशन समझनी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z समझना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आपने केटीजी पढ़ा, मतलब अभी नहीं पढ़ रखा पर पहले पढ़ी रखा है आपने केटीजी ना। तो केटीजी जब डिफाइन किया गया, वहां से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आया, तो केटीजी में पोस्टुलेट्स लिए गए, अजम्पशंस लिए गए, और ये माना गया कुछ कुछ चीजें, मतलब गैस के बारे में अज्यूम कि भाई गैस ऐसी होनी चाहिए, गैस वैसी होनी चाहिए। तो केटीजी के दो ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, केटीजी के दो ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिनकी वजह से आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रियल गैसेस। केटीजी से इक्वेशन आती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और वो इक्वेशन नेचर में एग्जिस्ट करने वाली किसी भी गैस के लिए एंटायरली एप्लीकेबल नहीं है। नेचर में जो भी गैस मिलती है उसको रियल गैस बोलते हैं, और एक हाइपोथेटिकल गैस जिसके लिए केटीजी डिफाइंड उसको आइडियल गैस बोलते हैं। तो केटीजी से आने वाली आइडियल गैस इक्वेशन नेचर में मिलने वाली किसी भी गैस के लिए कंप्लीट प्रेशर और टेम्परेचर की रेंज पे एप्लीकेबल नहीं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अलग अलग गैसेस थोड़े थोड़े कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर के लिए फॉलो करती है, बट कंप्लीट रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करने वाली कोई भी गैस अपने पास नहीं है। क्या ऐसी प्रॉब्लम रही केटीजी में जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं करती, उसी को समझना चाह रहे हैं। तो केटीजी के दो पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट क्या है, केटीजी का पहला पोस्टुलेट जो दिक्कत दे रहा है वो ये है कि आइडियल गैस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होती है वो 0 होती है, जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस में रियल गैस में गैस के पार्टिकल्स के बीच में वंडरवल फोर्स एग्जिस्ट करती है, याद है? डाइपोल डाइपोल, इंस्टेंटेनियस, सॉरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? वंडरवल फोर्सेस, कीसॉम फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, वो सब एग्जिस्ट करती है। जबकि केटीजी ने क्या माना, आइडियल गैस में फोर्सेस क्या होती है, 0। तो पहली गड़बड़ तो यहां हो गई। दूसरी गड़बड़ क्या है, दूसरी गड़बड़ ये है कि आइडियल गैस को, जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं उनको केटीजी ने माना पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब ये है कि केटीजी ये मान के चल रही है कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स जो है उनका मास तो है, पर वो वेसल में स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं, वो वेसल में 0 स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी आइडियल गैस के पार्टिकल बिल्कुल कुछ भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करते। इसको ऐसे समझो कि सपोज ये रूम का जो वॉल्यूम है वो है 1 लाख लीटर, और मैं इस रूम में एंटर करता हूं, तो मेरे पास इस रूम में प्रेजेंट होने के लिए पूरा स्पेस अवेलेबल है, 1 लाख लीटर वॉल्यूम अवेलेबल है मेरे लिए। मैंने किसी एक पोजीशन पे आके, मैं एक चेयर पे आके बैठ गया, एक जगह पे आके बैठ गया, खड़ा हो गया, मेरा वॉल्यूम है सपोज 50 लीटर। तो मेरे पास जो सेकंड पर्सन आता है ना,
उसके पास 1 लाख लीटर वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1 लाख लीटर में से 50 लीटर मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसके पास कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? 99,950 लीटर। समझ आया कि नहीं है? ऐसे अगर इस रूम में 50 लोग एंटर कर जाए जिनका वॉल्यूम है 5,000 लीटर, तो नया जो आदमी आएगा, 51st पर्सन जो आएगा, उसके पास इस रूम का 1 लाख लीटर वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, 95,000 अवेलेबल। समझ आया कि नहीं है? और अगर मान लो इस रूम में घुस जाए आत्माएं, जैसा मूवी में दिखाते हैं, आत्माओं में क्या होता है, आर पार निकल जाती है इंसान की। तो इस रूम में 50 आत्माएं अगर प्रेजेंट है, उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है? 0। तो अगर 51वीं आत्मा आती है तो उसके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है? 1 लाख लीटर पूरा अवेलेबल है। तो रियल गैस यानी इंसान हो गया, और आइडियल गैस क्या हो गई? आत्माएं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेरी गुड। तो आइडियल गैस के पार्टिकल वेसल में बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, पूरा वेसल खाली माना जाएगा। रियल गैस के केस में ऐसा नहीं है। रियल गैस के केस में ऐसा है कि कुछ स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है और वो नए पार्टिकल के लिए अवेलेबल नहीं है, इससे एरर आता है। इन दोनों एरर को ठीक कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है, इसमें प्रेशर जो रखते हैं वो रखते हैं आइडियल गैस का। किसका प्रेशर रखते हैं? आइडियल गैस का प्रेशर। और आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वो होता है विदाउट अट्रैक्शन वाला प्रेशर। क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं है। तो आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो होता है विदाउट अट्रैक्शन वाला प्रेशर। और अगर मैं रियल गैस के प्रेशर की बात करूं, प्रेशर ऑफ रियल गैस, तो वो होता है विद अट्रैक्शन। इसका मतलब समझिए, अगर कोई आइडियल गैस का पार्टिकल वॉल से कोलाइड करने वाला है तो बिल्कुल कोलाइड करेगा, कोई समस्या नहीं। जितना मोमेंटम है उतने ही मोमेंटम से कोलाइड करेगा। अगर रियल गैस का पार्टिकल है वो वॉल पे कोलाइड करने वाला है, तो पीछे वाले जो पार्टिकल होंगे वो उसको अट्रैक्शन देंगे। तो जिस मोमेंटम से टकराना चाहिए उतने से नहीं टकराएगा, थोड़ा सॉफ्ट कोलिजन करेगा। तो आइडियल गैस का पार्टिकल जोर से टकराएगा और रियल गैस का पार्टिकल थोड़ा कम जोर से टकराएगा। तो आइडियल गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्या रियल गैस उतना ही करेगी, ज्यादा करेगी कि कम करेगी? कम करेगी, बिल्कुल। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और वही वॉल्यूम, वही मोल प्रेजेंट है, तो भी प्रेशर ऑफ रियल गैस जो आएगा ना, वो कम होगा प्रेशर ऑफ, ये समझ में आया कि नहीं है? उतने ही मोल, उतना ही टेम्परेचर, उतना ही वॉल्यूम। अगर आइडियल गैस एक वेसल में और एक वेसल में रियल गैस है, तो आइडियल गैस के कंपैरिजन में रियल गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि रियल गैस के पार्टिकल में आपस में क्या है? अट्रैक्शन, जो बॉन्डिंग, अरे अट्रैक्शन है। जितना मोमेंटम से कोलाइड करना चाहिए उतना मोमेंटम से कोलाइड नहीं करेगा, कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी रियल गैस। तो अगर मान लो गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे आइडियल गैस का प्रेशर 2 एटीएम आता है, तो वही सेट ऑफ कंडीशन पे रियल गैस का प्रेशर 2 आएगा, 1.8 आएगा कि 2.2 आएगा? 1.8 कम आएगा। ये समझ में आता है ना? अब मान लो मैं रियल गैस का प्रेशर उठा के यहां पे रख दूं, रखना चाहिए था 2 एटीएम, रख रहा हूं कितना? 1.8। तो क्या एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? गड़बड़ हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर इस इक्वेशन में मुझे प्रेशर ऑफ रियल गैस रखना है, तो सबसे पहले उस रियल गैस का प्रेशर जो कि 1.8 है, आइडियल गैस का कितना होता है 2, रियल गैस का कितना है 1.8, तो मुझे उस रियल गैस के प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है? इसको मैंने बोल दिया प्रेशर करेक्शन। क्या बोल दिया इसको? प्रेशर करेक्शन। तो पी रियल गैस प्रेशर करेक्शन इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आती है बात कि नहीं आती? तो प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस प्रेशर करेक्शन इज इक्वल इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये प्रेशर करेक्शन क्या है इसको ध्यान से समझना। एक वेसल है जिसमें गैस का पार्टिकल वॉल पे कोलाइड करने वाला है, ठीक है? ये गैस का पार्टिकल को पीछे वाला पार्टिकल क्या दे रहा है? अट्रैक्शन। बोल रहा है दोस्त कहां टकरा रहे हो, क्यों टकरा रहे हो? ठीक है। तो कहने का मतलब जितना मोमेंटम से वो कोलाइड करेगा उतना मोमेंटम से कोलाइड नहीं करेगा, कुछ अट्रैक्शन मिलेगा और रुक जाएगा।
उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर मान लो इसी की जगह दो पार्टिकल होते, एक पार्टिकल को मान लो अट्रैक्शन मिला, उससे प्रेशर में कमी आई 0.1, तो मुझे प्रेशर करेक्शन में कितना डालना पड़ेगा? 0.1 ऐड करना पड़ेगा। अगर दो पार्टिकल होंगे, दोनों को अट्रैक्शन मिलेगा, एक में 0.1 से कमी आई तो दो में कितने कमी आएगी? 0.2 से। समझ आ रहा है? तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? 0.2। अगर मान लो तीन पार्टिकल होंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा, तो करेक्शन और ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, कोलाइड करने वाले पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर में कमी भी उतनी ही ज्यादा आएगी, तो प्रेशर करेक्शन भी उतना ही। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं प्रेशर करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। जितने पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, प्रेशर में कमी भी उतनी ही ज्यादा आएगी, तो प्रेशर करेक्शन भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है? वापस से समझो। ये सेकंड लेयर, जो पीछे वाला पार्टिकल, अगर पीछे वाले दो पार्टिकल होते तो ज्यादा अट्रैक्शन देते, पीछे वाले अगर चार पार्टिकल होते तो और ज्यादा अट्रैक्शन देते, तो प्रेशर में कमी भी और ज्यादा आती। यानी प्रेशर करेक्शन सिर्फ पहली वाली लेयर पे नहीं, टकराने वाली लेयर पे ही नहीं, अट्रैक्शन वाली लेयर पे भी डिपेंड करेगा। यानी प्रेशर करेक्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी वन मोर। एक बार किस पे? टकराने वाली लेयर पे, एक बार किस पे? पीछे वाली लेयर पे। नहीं आया समझ? तो प्रेशर करेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी कितनी बार? दो बार। एक बार कोलाइड करने वाली लेयर, एक बार अट्रैक्ट करने वाली लेयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से निकल के आता है प्रेशर करेक्शन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी जाएगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर करेक्शन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? प्रेशर अगर रियल गैस का पुट कर रहे हैं तो करेक्शन करना पड़ेगा किससे? ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब समझ में आपको एन स्क्वायर वी स्क्वायर ही क्यों आता है? पहले पता था क्या आपको? ठीक है, प्रेशर करेक्शन में ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर ही क्यों आता है? क्योंकि दो बार डिपेंड करेगा एन बाय वी पे। एक बार किस लिए? कोलाइड करने वाली लेयर के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, और दूसरी बार अट्रैक्ट करने वाले लेयर के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे। समझ में आती है बात? आगे देखिए। तो ये पहला टास्क तो पूरा हो गया। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या ये थी, इंटर पार्टिकल फोर्स का एडजस्टमेंट कहां हो गया? वहां हो गया। यहां पर ए जो है ये वेंडरवेल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन है। क्या है ये? वेंडरवेल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। और प्रेशर करेक्शन में अट्रैक्शन का रोल है। किसका रोल है? अट्रैक्शन का। तो ए का वैल्यू गैस की अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। जितने ज्यादा गैस की अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ए का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है? पोलर गैसेस में, अमोनिया जैसी गैसेस वेंडरवेल फोर्सेस स्ट्रांग होती है, तो उसका ए ज्यादा होगा। नॉन पोलर गैसेस में वेंडरवेल फोर्सेस वीक होती है, उसका ए कैसा आएगा? कम आएगा। आपने पढ़ रखा है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वंडरवेल फोर्सेस के नेचर पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आपको आइडिया है कि किस गैस का वंडरवेल फोर्स स्ट्रांग होगा और किसका वीक होगा। क्लियर है कि नहीं है? जिसका वंडरवेल फोर्स स्ट्रांग होगा उसका ए का वैल्यू भी कैसा आएगा? ज्यादा। अब जो सेकंड समस्या है पॉइंट मासेस वाली, उसको समझते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो आप वॉल्यूम रखते हैं वो रखते हैं अवेलेबल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? अवेलेबल वॉल्यूम। वही आत्मा और इंसान वाली कहानी। अगर कमरे का वॉल्यूम है 1 लाख लीटर और कमरे में भरी है आइडियल गैस, तो आप कितना वॉल्यूम रखेंगे? 1 लाख। कमरे का वॉल्यूम है 1 लाख लीटर और इसमें भरी है रियल गैस, रियल इंसान प्रेजेंट है जो खुद की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं 5000 लीटर, तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 95,000। क्या हो जाएगी? 95,000। यहां समझो, आइडियल गैस वाले केस में, आइडियल गैस वाले केस में जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है, वी अवेलेबल वॉल्यूम, अवेलेबल अवेलेबल वॉल्यूम जो होता है ना, वो वेसल की वॉल्यूम के इक्वल होता है। किसकी वॉल्यूम के इक्वल होता है? वेसल की वॉल्यूम। रियल गैस वाले केस में क्या हो जाता है? जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है ना, इट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये बात समझ में आती है क्या?
क्योंकि कुछ वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करके बैठा है, रियल गैस के पार्टिकल। तो जब रियल गैस वाला केस होगा तो 1 लाख लीटर पुट करेंगे कि उसमें से गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम रिड्यूस करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी रियल गैस के पार्टिकल हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे कमरे में, पहले तो पूरे कमरे की वॉल्यूम बोल देंगे, नहीं, रियल गैस का पार्टिकल कितने ऑक्यूपाई कर रहा है। एक रियल गैस का पार्टिकल ये तो सिर्फ इतना वॉल्यूम लेंगे, दूसरा ये तो उसी का वॉल्यूम लेंगे। तो रियल गैस के सारे पार्टिकल पार्टिकल इकट्ठे करो, एक साथ एक जगह पे पास लाओ, ऐसे कंप्रेस करो बिल्कुल टाइट, जितना पास आ सकता है बिल्कुल ऐसे मसल की बिल्कुल पास में ला के, जितना वॉल्यूम उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है सिर्फ उसी को लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी एटम एटम का वॉल्यूम एक साथ उसको लेंगे, ठीक है, अवेलेबल रियल गैस का वॉल्यूम। तो जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। रियल गैस वाले केस में अगर कंटेनर का या वेसल का वॉल्यूम रखना है तो उसमें से रियल गैस के पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम करेक्शन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एनआरटी। और ये वॉल्यूम करेक्शन को समझना, अगर वेसल में एन मोल गैस है, कितनी मोल गैस है, एन मोल, तो हम क्या करेंगे, एन बी लिख देंगे वॉल्यूम करेक्शन। यहां पर बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस मॉलिक्यूल्स। कई बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि सर वो रियल गैस तो पूरे वेसल में ऑक्यूपाइड है ना, वो नहीं, जब उनको कंप्रेस करके पास लाके बिल्कुल ऐसे ऐसे जमा के जितना वो जगह घेरेगी, वो समझ आया कि नहीं है? यानी ऐसे समझ लो कि गैस को मैं बेसिकली सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल कांटेक्ट में जितने पास पास आ जाए तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बी। ये मान के चल रहे हैं कि बी जो है वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। क्या है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, कंप्रेस्ड वॉल्यूम जो पास आके मिलता है, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया बी। और एन मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एन बी। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज वंडरवॉल इक्वेशन। समझ में आती बात की नहीं आती? आपको पता होना चाहिए कि ए एन स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्यों आया और एन बी ही क्यों आया, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर गैस के पार्टिकल, मैं पिस्टन को नीचे लेके आऊं इस कमरे में, तो पिस्टन जो है वो गैस को कंप्रेस करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा मतलब जो पार्टिकल्स के बीच की जगह है वो कम हो जाएगी। तो बी जो है वो गैस की कंप्रेसिबल वॉल्यूम को बता रहा है कि इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम को बता रहा है, इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। अगर गैस को पूरा ऐसे पिस्टन को नीचे ले आएंगे, पार्टिकल टच हो जाएंगे, फिर और थोड़ी कंप्रेस होगा। यानी बी क्या है, इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। क्या है, इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। और वेसल की वॉल्यूम में से अगर इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम निकाल देंगे तो कौन सी वॉल्यूम आ जाएगी, कंप्रेसिबल वॉल्यूम, वो जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। एटम्स के बीच की जगह है ना, उसी को कम कर सकते हैं, एटम की जगह को कम नहीं कर सकते। कॉपी कर लो फटाफट इसको, बोलिए। हाँ जी। लिखा सबने? क्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, उसमें नहीं करेंगे।
बताता हूँ आप इसे तो। लिखा? लिखवा रहा हूं, दोनों का नाम लिखवा रहा हूँ, चिंता मत करो। क्या है इसमें? हमने ये बोला कि आइडल गैस वाले केस में, क्योंकि गैस बिल्कुल से ऑक्यूपाई नहीं करती, तो जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही अवेलेबल वॉल्यूम हो जाएगा, पूरा ही खाली है। रियल गैस वाले केस में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है वो कैसे निकालेंगे? कंटेनर के वॉल्यूम में से जो रियल गैस ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हटाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बोला कि अगर 100 इंसान इस कमरे में प्रेजेंट है, तो इंसानों ने 5000 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो कितनी जगह खाली है इस कमरे में, कैसे निकालोगे? कमरे की वॉल्यूम में से इंसानों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो वॉल्यूम रखते हैं वो रखते हैं अवेलेबल वॉल्यूम। आइडियल गैस वाले केस में अगर कमरे का जितना वॉल्यूम है पूरा का पूरा अवेलेबल है, रियल गैस वाले केस में पूरे कमरे की वॉल्यूम में से आपको गैस के पार्टिकल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है उसको हटाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेसल के वॉल्यूम में से एन मोल ऑफ गैस से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हटा दिया, तो V माइनस एन बी कर दिया, जहां V किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस मॉलिक्यूल। एक गैस का मॉलिक्यूल इंटू एन कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? ठीक है, आगे देखिए। इसमें ए जो है, ए, ये वंडरवल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। ए क्या है? वंडरवल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगी? ये एटीएम तो ए एन स्क्वायर बाय 20 लगी यूनिट भी क्या हो जाएगी? एटीएम। तो यहां से बताओ एक यूनिट क्या आ जाएगी? एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बोर्ड पे देखो, ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है, या अट्रैक्टिव नेचर बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ गैस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो जिस गैस का ए जितना ज्यादा उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उतनी ही ज्यादा होंगी। क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। जो ए का वैल्यू होता है, वैल्यू, उसका रेंज जनरली 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻2 के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है बी। बोर्ड पे देखो, वंडरवेल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। वंडरवेल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। सबसे पहले तो बताओ कि बी की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम है लीटर में, तो एनबी भी किस में होगा? लीटर में, तो बी किस में हो जाएगा?
ये हो जाएगा लीटर पर मोल। जैसे ए बता रहा है गैस के अट्रैक्टिव फोर्सेस को, बी क्या बता रहा है, गैस के साइज को, ठीक है, या डी बता रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस पार्टिकल्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी इंडिकेट्स साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स, इंडिकेट्स साइज ऑफ गैस पार्टिकल्स, यानी बी का वैल्यू जितना बड़ा होगा साइज भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं, लिख लो फटाफट इन दोनों चीजों को। अब अगर 4 गैसेस दे दी जाएं, 3 पोलर और एक नॉन पोलर, तो बताओ एक किसका कम होगा, नॉन पोलर का। और 4 गैस दे दी जाए, 3 नॉन पोलर 1 पोलर, तो एक किसका ज्यादा होगा, पोलर वाले का। क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक किसका बड़ा एक किसका छोटा। बी में उतना क्लियर कट आंसर नहीं आता है, बी की वैल्यू जज कर पाना उतना आसान नहीं। जैसे CH4 अमोनिया ऐसी गैसेस दे दें, H2O दे दें, SO2 दे दें, ऐसे केसेस में आप बी की वैल्यू को जज नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है, 3 बहुत बड़े मॉलिक्यूल बल्कि मॉलिक्यूल और एक छोटा दे दे H2 जैसा, तो फिर भी आप जज कर सकते हैं। और 3 बहुत छोटे मॉलिक्यूल दे दे, एक बल्कि दे दे H2SO4 जैसा, तो आप जज कर सकते हैं। बाकी ऐसे आसपास की साइजेस में बी कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। बी की कहानी इज मोर ऑफ डेटा बेस्ड। अगर आपको डेटा पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता है। इसीलिए बी पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ए जरूर पूछ सकते हैं, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 गैसेस दे दें, चारों के ए दे दें और बोल दें कि किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगी, तो जिसका ए बड़ा होगा उससे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगी। क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, पेन नीचे रखिए, बोर्ड पे देखिए। एक तरीका तो रियल गैस के नेचर को समझने का वो इक्वेशन होगी जिसको आपने वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन बोला, ठीक है। एक और तरीका क्या है रियल गैस के नेचर को समझने का, तो वो है Z निकालना, वेयर Z इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इसका मतलब समझना, एक वेसल में मैंने CO2 गैस रखा, उसका 1 मोल रखा, प्रेशर रखा 1 atm, टेम्परेचर रखा 300, ठीक है। और ये सपोज यहां पर एक मूवेबल पिस्टन है, इस पिस्टन को एडजस्ट किया 1 atm प्रेशर पे, तो CO2 गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई एक्चुअल में किया है वो कौन सा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है। और उसी की जगह मैंने लगा दिया PV इज इक्वल टू NRT, NRT बाय P। यहां से जो वॉल्यूम आएगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। समझ आया कि नहीं है, वेरी गुड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था। उससे हमको गैस के नेचर का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। तो जैसे एक तरीका तो ये हो गया रियल गैस को स्टडी करने का, एक तरीका ये है थ्योरेटिकल, सॉरी एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम। ये ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है जो आपने कैलकुलेट किया है वेसल में गैस को रख के, और ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है
जो थियोरेटिकली मिलना चाहिए था। तो इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, जहां पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लिखा है वहां लिख सकता हूं मैं वी ऑब्जर्व, ठीक है। और जहां वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वहां मैं लगा सकता हूं एनआरटी बाई पी, यानी इसको लिख सकता हूं मैं एनआरटी, और पी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो बेसिकली इक्वेशन ऐसी बन गई, पी इंटू वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू जेड एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। रियल गैस का थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है आइडियल गैस से, तो जो डिफ्लेक्शन है वो कौन एडजस्ट करेगा? जेड। तो पीवी इज इक्वल टू जेड एन आर टी इज रियल गैस इक्वेशन, जहां पर जेड का वैल्यू जो भी आइडियल गैस से डेविएशन होगा ना उसको कौन कंपनसेट कर लेगा? जेड कंपनसेट कर लेगा। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है, उसके हिसाब से जेड की अलग अलग वैल्यू आएंगी, ठीक है। सबसे पहला केस देखेंगे इसमें, व्हेन जेड इज इक्वल टू 1। जेड इज इक्वल टू 1 कौन सा केस हो गया? आइडियल केस। कौन सा केस हो गया? आइडियल केस। इसका मतलब ये है कि जितना हमको आइडियल गैस से वॉल्यूम मिल रहा है फॉर्मूले से, उतना ही रियल गैस वॉल्यूम दे रही है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यानी रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है? रियल गैस इज बिहेविंग एज आइडियल गैस। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर रियल गैस shows ideal gas behavior। रियल गैस शोज आइडियल गैस बिहेवियर। जेड का वैल्यू 1 आता है रियल गैसेस के लिए, एक्चुअल में आता है। और ये कब आता है? इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड एट, जनरली ऑब्जर्व्ड एट वेरी वेरी लो टेप लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर। वेरी वेरी लो प्रेशर कंडीशंस पे हमको आइडियल गैस बिहेवियर मिलता है। क्या मिलता है? आइडियल गैस बिहेवियर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां पर एक छोटी सी बात और समझनी है कि जो वंडरवॉल इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन यानी P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें क्योंकि गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है, इसका मतलब प्रेशर करेक्शन की भी जरूरत नहीं है और वॉल्यूम करेक्शन की भी जरूरत नहीं, ठीक है। प्रेशर करेक्शन नेग्लिजिबल है इसके सामने, वॉल्यूम करेक्शन नेग्लिजिबल है इसके सामने। यानी वंडरवॉल इक्वेशन क्या बन जाएगी? वंडरवॉल इक्वेशन बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा केस देखिए, सेकंड इसमें आता है जेड का वैल्यू लेस देन 1। जेड का वैल्यू बताओ लेस देन 1 कब होगा? जब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो? अरे यार इतना, जेड का वैल्यू लेस देन 1 कब आएगा? जब रियल गैस का वॉल्यूम कम हो और आइडियल गैस का वॉल्यूम उससे ज्यादा हो। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उससे भी कम वॉल्यूम रियल गैस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब रियल गैस के पार्टिकल्स में रिपल्शन होंगे कि अट्रैक्शन होंगे? अट्रैक्शन होंगे तभी तो पास पास आएंगे, तभी तो आइडियल गैस के से कंपैरिजन में भी और कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी अगर ऐसा मिल रहा है तो ये बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। यानी रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। ये जनरली कहां ऑब्जर्व होता है? जनरली ऑब्जर्व्ड एट लो टू मॉडरेट प्रेशर। लो टू मॉडरेट प्रेशर पर हमको ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जेड का वैल्यू लेस देन 1 आता है। रियल गैस के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करती है
जितना आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उससे भी कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है रियल गैस। बात क्लियर है कि नहीं है? और अगर वॉन्डरवॉल इक्वेशन की बात करूं मैं, वॉन्डरवॉल इक्वेशन की बात करूं तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। लो से मॉडरेट प्रेशर, तो प्रेशर का वैल्यू तो छोटा ही है, पर लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? लो प्रेशर का मतलब ये होता है कि वेसल की वॉल्यूम के सामने रियल गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम। अरे गैस के पार्टिकल भर भर के कि बहुत कम है? बहुत कम है ना। लो प्रेशर का मतलब तो ये होता है। तो इसका मतलब वेसल की वॉल्यूम के सामने गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैसा होगा? नेग्लिजिबल। तो इस बार किसको नेग्लेक्ट करेंगे? वॉल्यूम करेक्शन। किसको नेग्लेक्ट करेंगे? वॉल्यूम करेक्शन। तो इसको लिखेंगे P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। ये समझ में आया कि नहीं है? पूछी जाने वाली चीज है ये। जब z का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन क्या बन जाती है? ये बन जाती है। ओनली वॉल्यूम करेक्शन इज नेग्लेक्टेड। ठीक है। थर्ड इसमें क्या आता है? थर्ड इसमें आता है व्हेन z का वैल्यू इज मोर देन 1। z का वैल्यू मोर देन 1 आता है व्हेन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उससे भी ज्यादा स्पेस रियल गैस ऑक्यूपाई कर रही है। यानी गैस के पार्टिकल पास पास है कि फैल रहे हैं? अट्रैक्शन की रिपल्शन। इसका मतलब कौन सी फोर्सेस काम कर रही है? रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रही है। और ये कहां ऑब्जर्व होता है? ये ऑब्जर्व होता है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे ऐसा ऑब्जर्व होता है। जब प्रेशर बहुत हाई कर देंगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर की पास पास, पास पास की बहुत पास पास। हाई प्रेशर है ना, कंप्रेस कर रखा है बिल्कुल, पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, इतने पास पास की एक दूसरे से उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड टकरा रहे हैं, रिपल्शन आ रहा है। समझ आया कि नहीं है? तो वहां पर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस काम करेगी। और हाई प्रेशर देखो वॉन्डरवॉल इक्वेशन, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। बोर्ड पे देखिए, हाई प्रेशर है मतलब P बड़ा है। P बड़ा है तो P के सामने इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अरे बोलो ना, डाउट है किसी को इसमें? नो सर। वंडर वॉल इक्वेशन क्या बन गई? वो बन गई, ये बन गई और ये बन गई। आपको तीनों चीज पता होनी चाहिए। जेड का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू लेस देन 1, जेड का वैल्यू मोर देन 1। अच्छा, जेड का वैल्यू लेस देन 1 को हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन। और जेड का वैल्यू मोर देन 1 को बोल देते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है कि नहीं है? अभी बात पूरी नहीं हुई है। इस ब्रैकेट को ओपन करो, बताओ क्या इक्वेशन मिलेगी आपको? पीवी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो इक्वेशन मिलेगी, हाँ ना? इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो एनआरटी से। क्या किया मैंने? पहले जो नेग्लेक्ट करना था वो नेग्लेक्ट किया, बची इक्वेशन लिखी, ब्रैकेट ओपन किया, फिर डिवाइड किससे कर दिया? तो ये बन जाएगा पीवी बाय एनआरटी। पीवी बाय एनआरटी क्या होता है? जेड। क्या होता है? जेड। तो ये बन गया पीवी बाय एनआरटी प्लस डिवाइड किया इसको एनआरटी से, क्या होगा बताइए? ए एन बाय वी आर टी इज इक्वल टू 1, है ना? पीवी बाय एनआरटी क्या बन गया? जेड। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन बाय वी आर टी। ये भी पूछे जाने वाली चीज है। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है कि लो प्रेशर पे, लो प्रेशर कहां मिलता है? ये लो प्रेशर। लो प्रेशर पे ये लो है तो इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। और हाई प्रेशर पे, प्रेशर हाई है तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो उसको नहीं करेंगे।
नेग्लेक्ट करने के बाद बचा हुआ सामान लिखो ब्रैकेट ओपन करके और डिवाइड बाय एनआरटी। सेम काम यहां करेंगे, नेग्लेक्ट किया, बचा हुआ सामान लिखा, ब्रैकेट ओपन करो, बताओ क्या बन जाएगा? पीवी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। पूरे को डिवाइड कर दो एनआरटी से, तो डिवाइड बाय एनआरटी, डिवाइड बाय एनआरटी एंड डिवाइड बाय एनआरटी। एन से एन कट गया, ये क्या बन गया? तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी। तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट लो प्रेशर। लो प्रेशर ये रहा, हाई प्रेशर ये रहा, और वेरी वेरी लो प्रेशर ये रहा। कॉपी कर लो फटाफट, दोनों चीजें इसके अंदर। जेड भी पूछता है और वंडरवॉल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड भी पूछता है। आइडल गैस वाले केस में, बिल्कुल बिल्कुल, आइडल गैस वाले केस में वेसल का वॉल्यूम ही आइडल गैस का वॉल्यूम होगा। क्या हो गया? अलार्म बज रहा है, क्या जागने का समय हो गया क्या? गोली वोली तो नहीं खानी है? एक तो हल्क बन जाए तो 10 मिनट बाद ही। क्या पता है? हल्क नहीं बनता है, कुछ और बनता है ऐसा?
लिखा सबने? टेस्ट का सिलेबस तो पता है ना? सॉलिड स्टेट वापस आ रहा है, ठीक है, और मोल और बीओजी, आयनिक नहीं आ रहा है, दर्द हो जाएगा तो तुमको, है ना? तो सॉलिड आ रहा है और मोल और बीओजी, ठीक है। लिखा सबने बोर्ड पे? देखिए पी ब्लॉक का नहीं बता मुझे। देखो इधर, वेरी वेरी लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू क्या बताया? 1। लो प्रेशर पे क्या बताया? लेस देन 1। और हाई प्रेशर पे क्या बताया? मोर देन 1। तो लगभग सभी गैसेस का, बोर्ड पर जो ग्राफ बना रहा हूं, लगभग सभी गैसेस का सेम ग्राफ आता है। लगभग सभी गैसेस के लिए प्रेशर बहुत ही कम होता है, 0 से हल्का सा ज्यादा। तो जेड का वैल्यू कितना होता है? 1। तो सभी गैसेस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? जेड इज इक्वल टू 1 से। लो प्रेशर से मॉडरेट प्रेशर पर जेड का वैल्यू कैसा आता है? लेस देन 1। तो ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा। और हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है? मोर देन 1। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है सभी गैसेस का, ऐसा। कोई भी गैस हो, जैसे अमोनिया गैस है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो अमोनिया में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, तो उसका जेड का वैल्यू काफी नीचे तक आएगा, ठीक है। और O2 के कंपैरिजन में तो अमोनिया का ग्राफ ये, तो O2 का ग्राफ ऐसा। किसी और का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, किसी में बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। जैसे N2 की अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, तो उसका ग्राफ इतना बनेगा। O2 का थोड़ा, CO2 में ओवरऑल मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, पर बॉन्ड कैसे हैं? पोलर। तो उसको पोलराइज करना कैसा है? आसान। उसकी वेंड्रेबल फोर्सेस O2 के कंपैरिजन में कैसी होंगी? ज्यादा। ऐसा ग्राफ आएगा। अमोनिया तो इटसेल्फ पोलर है, ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। तो अलग अलग गैसेस ग्राफ ऐसे आएंगे, पर आएंगे सबके पैटर्न यही, सिवाय दो गैसेस के। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। इनकी वेंड्रेबल फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगभग 0 होती है। साइज ही बहुत छोटा, पोलराइज करना भी बहुत मुश्किल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल बिल्कुल मर मर के बहुत थोड़ा सा मिलता है। इसीलिए इन दोनों के ग्राफ कहां जाते हैं? सीधे ऊपर जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा रिपल्शन ही मिलता है। तो ये अपने मॉड्यूल में जो ग्राफ दे रखा है, उसमें कोई एक ही गैस ही दोनों, शायद हीलियम, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन है, हीलियम नहीं है ना। दोनों को मिला लो, ऐसा ग्राफ बना लो, ठीक है। एक गैस है, एक गैस नहीं है। जो भी गैस नहीं है उसको और मार्क कर लेना। उसका पेन नीचे रखिए, बोर्ड पे देखिए। हम बात करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, 3 फॉर्मूले हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। सीधे बोल दूंगा तो भी चलेगा, है ना? पर एक एक लाइन में समझा देता हूं कि होता क्या है। जब किसी गैस को आपको लिक्विफाई करना हो, जब किसी गैस को आपको लिक्विफाई करना हो, तो कैसे लिक्विफाई करते हैं? प्रेशर लगा के। प्रेशर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, पिस्टन नीचे आता जाएगा, आता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैस के पार्टिकल बहुत ही पास पास आ जाएंगे, लगभग एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे, तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विफाई नहीं होती, आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी है, तो गैस के पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो आपस में पास पास आने के बाद भी बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लगा रहे हैं, अभी भी वो आपस में से कोलाइड करके गैस स्टेट पे जाना चाहते हैं। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम बिल्कुल सही बोला, यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर।
दूसरा काम, यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। जैसे मान लो CO2 गैस है, CO2 गैस को रूम टेम्परेचर में प्रेशर लगाया 10, 20, 40, 80, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रही, टेम्परेचर कम करना शुरू किया। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 200 केल्विन, अब प्रेशर लगाने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो CO2 गैस के लिए 200 केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर CO2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। 200 से कम टेम्परेचर रहेगा तो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर लगाने पर 200 से ज्यादा टेम्परेचर अगर रखोगे तो कितना भी प्रेशर लगा लो CO2 लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये जो 200 केल्विन टेम्परेचर, इमेजिन एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है ना, एक्चुअल नहीं है ऐसा, समझाने के लिए ले रहा हूं सिर्फ, है ना। तो 200 केल्विन टेम्परेचर CO2 के लिए क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied by application of any amount of pressure। कितना भी प्रेशर लगा लो, अगर टेम्परेचर 200 केल्विन से ऊपर है तो CO2 को लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो CO2 क्या हो जाएगा उसके लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं है। मान लो 200 केल्विन टेम्परेचर पर CO2 को लिक्विड में चेंज करने के लिए 20 ATM प्रेशर लगाना पड़ता है। कितना लगाना पड़ता है, अगर 200 से कम टेम्परेचर कर दिया और कम कर दिया, 150 टेम्परेचर कर दिया, तो 20 ATM भी नहीं चाहिए, और कम प्रेशर 15 ATM में काम हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, दैट टेम्परेचर जिस पर प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे कम टेम्परेचर पर भी प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, पर उससे हाई टेम्परेचर होगा हल्का सा भी, तो कितना ही प्रेशर लगा लो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। समझ आया कि नहीं है, वेरी गुड। क्रिटिकल प्रेशर 200 केल्विन पे क्या बोला मैंने, 20 ATM प्रेशर लगाओ लिक्विड बन जाएगी। 180 केल्विन पे मान लो 16 ATM प्रेशर में बन जाएगी। तो 180 पर नहीं, 200 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर कितना प्रेशर लगाएं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। समझ आया कि नहीं है। 200 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसी टेम्परेचर पर कितना प्रेशर लगाएं, उससे कम पर नहीं, उसी टेम्परेचर पर कितना प्रेशर लगाएं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 200 केल्विन टेम्परेचर पर 20 ATM प्रेशर लगाया तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। स्टेटमेंट लिखो फटाफट। पहले तो एक जनरल लाइन लिखते हैं, टू लिक्विफाई अ गैस, टू लिक्विफाई अ गैस to liquefy a gas we have to increase the pressure. To liquefy a gas we have to increase the pressure and also decrease the temperature, and also decrease the temperature। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को, तो अगला पॉइंट लिखो इसी में, द टेम्परेचर अबव विच, the temperature above which a gas cannot be liquefied, the temperature above which gas cannot be liquefied by application of any amount of pressure, by application of any amount of pressure is known as critical temperature। बोर्ड पे देखो, ये फॉर्मूला है क्रिटिकल टेम्परेचर का, 8A/27 RB। कॉपी कर लो बोर्ड से, 8A/27 RB। ये बिल्कुल नहीं जान रहे कि कहां से आया है, 8A/27 RB। उसके बाद देखो क्रिटिकल प्रेशर, the amount of pressure, the amount of pressure that has to be applied
the amount of pressure that has to be applied to liquefy a gas, that has to be applied to liquefy a gas present at its critical temperature, present at its critical temperature is known as critical pressure, is known as critical pressure. A upon 27 B square. A upon 27 B square. उसके बाद लिखिए क्रिटिकल वॉल्यूम. The volume occupied by a gas, the volume occupied by a gas present, the volume occupied by a gas present at its critical temperature and pressure, present at its critical temperature and pressure is known as critical volume, is known as critical volume. 3B इसका फॉर्मूला है 3B. और एक आखिरी टर्म आती है बॉयल टेम्परेचर. किसी भी गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर द गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है, एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर कोई रियल गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह, किसी एक स्पेसिफिक प्रेशर पर नहीं, रेंज ऑफ प्रेशर पे. तो लिखो स्टेटमेंट. फॉर अ गैस boil temperature, for a gas boil temperature is that temperature, boil temperature is that temperature at which the gas shows ideal gas behavior, for which the gas shows ideal gas behavior over a considerable range of pressure. Gas shows ideal gas behavior over a considerable range of pressure. This completes your BOG. ठीक है, इसका फॉर्मूला तो लिख लो. TB इज इक्वल टू A अपॉन RB. ये समझ गया ना? A और B जो है वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, फटाफट मोल का मॉड्यूल निकालो, फटाफट डाउट पूछो, फटाफट खत्म करो. मॉड्यूल सॉल्व किया है ना ईमानदारी से, या ऐसी हवा हवाई फायर की है? सिर्फ एक्सरसाइज 1 निकालो. एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 3 के ले ले पहले. अरे पूरे कराऊंगा, चिंता मत कर. 1 2 3. एक्सरसाइज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22. एक्सरसाइज 1 की कह रहा हूं मैं तो फिलहाल. आपको नहीं बुझा रहा है कि हम कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं.
1 की कह रहे हैं, 222 कौन से एक्सरसाइज कह रहे हैं? 22 किसने पूछा है? पूछा ना आपने? अरे यार तुम तो सभी पगले हो। एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूं मैं। 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 39, हल्का सा जोर से बोलना पड़ेगा। 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 44, 44, 45, 46, 47, 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 70 के बाद 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 90 91 दोनों कॉम्बो पैक, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 789, 789, 10, 11, 12, 10, 110, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 111, लकी नंबर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मास दे रखा है बेटा, अमोनिया के मोल निकाल लो। 1.7 डिवाइड बाय 17 कितने मोल आ गए? 0.1। अमोनिया में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन में हो गए 7 और एच में तो होते ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 7। तो यहां से मोल ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेगा Na से, यानी 0.7 Na आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन यानी 1 मोल कार्बन यानी कितना मास होगा? 12 ग्राम। हाफ मोल ऑफ CH4 यानी 8 ग्राम। 10 ml ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी 1 होता है तो वाटर का मास होगा 10 ग्राम। और 4 दे रखा है इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा? 0.5। तो मास कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। अरे क्यों, एटम है ना, 8 ग्राम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन का मास है 12, दूसरे का है कितना? 8, तीसरे का 10 और चौथे का 8। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 13 के बाद देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्या कहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.1 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? नोट्स में कराया क्वेश्चन है, बस मास चेंज कर दिया। ठीक है, वहां पे N3 नेगेटिव था, यहाँ पर NO3 नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको मास दे रखा है 3.1 10 की पावर -3। मोल कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे NO3 नेगेटिव से। कितना होता है इसका मोलर मास? कितना हो जाएगा? 48 और 14 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ये किसके मोल आ गए? NO3 नेगेटिव के मोल आ गए। इलेक्ट्रॉन के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 32 इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, इलेक्ट्रॉन का मोल आ गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे Na से। 25 के बाद देखेंगे 27।
27 क्या कहता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन सिग्नेचर इफ अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल रिंग। अरे यार क्या कर रहे हो, मास से नंबर ही तो निकालना है। मास से नंबर निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे? 12। तो मोल आ जाएगा पहले कार्बन का, और कार्बन का मोल से नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे Na से। क्लियर है कि नहीं है? 27 के बाद 36 देखो। 36 क्या कह रहा है? 36 आपसे कहता है 2.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स फॉस्फोरस एंड सल्फर। कंपाउंड का जो मास है वो है बेटा 2.2 ग्राम। फॉस्फोरस और सल्फर प्रेजेंट है। फॉस्फोरस का मास कितना हो गया? 1.24। तो माइनस करेंगे, सल्फर का मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 0.96 ग्राम। दोनों के मास से दोनों के मोल निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते ही आंसर आ गया। समझ दिख रहा है साफ साफ? ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 36 के बाद देखेंगे 39। 39 क्या कहता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन का फॉर्मूला जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको बस परसेंटेज दे रखा है 3.4% ऑफ सल्फर 32 इंटू, और आपसे पूछा हुआ मिनिमम, तो एटॉमिसिटी वन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 क्या कह रहा है? कैफीन। अगेन कैफीन बोल रहा है, फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 194, ये 28.9% नाइट्रोजन, तो ये 14, और एटॉमिसिटी आपको निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 194। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 40 के बाद देखेंगे 43। 43 क्या कह रहा है? इन अ गैसियस रिएक्शन ऑफ टाइप A plus B gives C plus D, which statement is wrong? A liter of A combines with B liter of B to give C and D। सही तो है। A mole of A, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना, स्टाइकोमेट्री को मास फॉलो नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 44 कहता है अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड हैज डेंसिटी इतना। तो सबसे पहले तो मास ऑफ पेट्रोल निकालो 44। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी कितना दे रखा है? 0.8, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1.425 लीटर, मतलब 1425 ml। तो यहां से मास ऑफ पेट्रोल आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। और मास ऑफ पेट्रोल अगर आ गया तो क्या मोल ऑफ पेट्रोल नहीं निकाल पाओगे? और निकाले अगर कंबशन का रिएक्शन लिख देंगे इसका, ठीक है। C8H18 प्लस O2 गिव्स 8CO2 प्लस 9H2O। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25/2 आ जाएगा। अगर इसका मोल n है तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 25/2 इंटू n। 44 के बाद देखेंगे 47। 47 क्या कहता है? 1 लीटर, उस नोट्स में कराया क्वेश्चन है, CO2 को पास करेंगे रेड हॉट कोक से, तो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2CO में कन्वर्ट हो जाएगी, और रिएक्शन बिकम्स 1.4 लीटर। ये रिएक्शन है। CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स ट्वाइस ऑफ CO गैस। 1 में से x गया तो ये कितना बना? 2x। 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1.4। x सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 47 के बाद 51 देखेंगे। 51 क्या कहता है? 8 ml ऑफ अनकंबाइंड O2 रिमेन्स आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विथ 4 ml ऑफ हाइड्रोजन। क्लास में कराया क्वेश्चन था SO2 और O2 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। 8 ml ऑफ, अच्छा ये H2 ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2। वो बोल रहा है कि O2 का x ml लिया और H2 का 4 ml लिया, तो 4 जाएगा तो ये कितना जाएगा? 1/2 इंटू 4, यानी 2 जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। शुरू में 10 ml लिया था। 51 के बाद देखेंगे 56। 56 देखिए। 56 क्या कह रहा है? 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन कंबशन की 40 ml ऑफ CO2, 50 ml ऑफ H2O। तो CO2 दे रखा है बेटा 40, और H2O दे रखा है 50, ठीक है। CO2 से C निकालेंगे, एक ही कार्बन है तो C भी कितना आ गया? 40। H2O से H निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कितना रेशियो आ जाएगा? 2:5, जिसका मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। 56 के बाद देखेंगे 69। 69 पैदा हो फटाफट। 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विद इतना ग्राम ऑफ ब्रोमीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज नियरली, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69 में मेटल का रिएक्शन हुआ किसके साथ? ब्रोमीन के साथ।
ठीक है, मेटल का मास 1 ग्राम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ब्रोमीन का वैलेंसी वेक्टर 1 होता है, पता है कि नहीं पता है? तो उसका एटॉमिक वेट उसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकल आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 70 देखो। 70 तो बता ही दिया, तो कौन सा नहीं बताया, ठीक है। देन 73 देखो, उसके बाद नहीं 69 बताया अभी। 70 देखो, इतना ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड, अरे यार नोट्स में कराया क्वेश्चन, तुम भी चमत्कार ही करते हो बिल्कुल, सेम क्वेश्चन नोट्स में कराया हुआ है। 73 देखो उसके बाद, इफ m1 ग्राम ऑफ मेटल A डिस्प्लेसेस m2 ग्राम ऑफ अनदर मेटल B, ठीक है, 73 में A जो है वो B को डिस्प्लेस करता है उसके कोई सॉल्ट से। A का मास दे रखा है N1 M1 और B का मास दे रखा है M2, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट दोनों का E2 और E1 है, E2 और E1 क्रॉस में बोल दिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ A कैन बी एक्सप्रेस बाय, तो M1 बाय E2 और M2 बाय E1। तो आपसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, यानी E2 का वैल्यू पूछा है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे, तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? M1 E1 अपॉन M2, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 क्या कहता है? 80 आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज 4, इट्स क्लोराइड, ठीक है, उसका वेपर डेंसिटी इतना है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो वैलेंसी 2 इंटू वेपर डेंसिटी 59.25, इक्विवेलेंट वेट कितना है? 4 प्लस 35.5, लास्ट क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 84 देखो, द कार्बोनेट ऑफ मेटल इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3, तो मेटल का वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? मेटल का वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका कार्बोनेट में जो है इतना परसेंट कार्बन है, एटॉमिक वेट ऑफ नियरली कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले MgCO3 मतलब मेटल क्या बनाएगा? मेटल बनाएगा MCO3। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखेंगे 6.091 इज इक्वल टू 12 इंटू कार्बन की एटोमिसिटी मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। यहां से क्या निकल आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर है? एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस 60। समझ आया कि नहीं है? तो फॉर्मूला बन जाएगा MCO3 और परसेंटेज ऑफ कार्बन से मॉलिक्यूलर वेट से एटॉमिक वेट निकल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 87 देखिए, द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन्स 71% क्लोरीन बाय वेट, मेटल और क्लोरीन है, क्लोरीन का मास 71 हो गया, मेटल का मास 29 हो गया, ठीक है। वेपर डेंसिटी 50 है, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 100, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी, अब ये हो जाएगा कितना? ये 35.5 और ये कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। यहां से क्या निकल आएगा? इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। अब वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है? 100 है, यानी फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? फॉर्मूला बन जाना चाहिए इसका MCl2, तो इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा और वहां से एटॉमिक वेट निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 87 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू CH4 इज 4, मॉलिक्यूलर वेट, तो जैसे वेपर डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, वैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन जो भी आपका रेफरेंस माना हुआ है। रेफरेंस किसको माना है? CH4 को रेफरेंस माना है, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से हम बोल देते ना कि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास मिलेगा, रिलेटिव डेंसिटी को, ये H2 का मोलर मास है, CH4 का कितना होता है? 16, तो मोलर मास। ये समझ में आया कि नहीं आया? वेपर डेंसिटी वाले केस में वेपर डेंसिटी इंटू मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू मोलर मास मिलता है। इसके केस में क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी इंटू जो रेफरेंस माना यानी CH4, तो आपको मोलर मास ऑफ गैस मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ CH4, तो CH4 का पता है, ये पता है, मोलर मास ऑफ गैस निकल आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 क्या कहता है? एक सेकंड रुको, तो डाउट ले रहे हैं सर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 16, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना, ठीक है। एटॉमिक वेट पूछा हुआ है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 91 में आपको अगर रेशियो दे दिया 1.4, यानी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी A2 टाइप की गैस है, उसका वेपर डेंसिटी अगर 16 है
तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 32, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 32/2 यानी 60 ने सब नोट्स में कराए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। 91 के बाद देखेंगे 110 और 111। 110 देखो फटाफट, 110 से कहता है कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V कंटेन्स इतना ग्राम N2 इफ सेम वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस। अरे एवोगाड्रो लॉ है, N2 का मोल निकाल लो 0.28 डिवाइड बाय 28 और अननोन गैस का मोल निकाल लो 0.44 अपॉन मोलर मास, तो यहां से अननोन गैस का मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। 111 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो ना। अगर रिएक्टेंट लिया 100 ग्राम तो प्रोडक्ट में कितना मिलेगा 100 ग्राम ही मिलेगा। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1। फटाफट एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। अरे आज ही खत्म करेंगे, अब क्या एक्सरसाइज 2 और 3 के लिए कल बुलाएंगे आपको। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 पूछा आपने, 4 के बाद 5 6 7 7 पूछा है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 11 पूछा हुआ है, 11 के बाद 12 13 13 पूछा हुआ है, 13 के बाद 14 15 16। ठीक है, एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्या हो गया, क्यों बेचैनी हो रही है 30 31 32 बोलना क्या हो गया, सुसु आ रही है जोर से। एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ फटाफट। हाँ एक्सरसाइज 3 का 90। 5 मिनट रुको यार, तुम बिल्कुल बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत बेचैनी दिखाते हो यार। एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of 0. अरे इसमें कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता है क्या इसका, क्रोमियम और H2O हो जाएगा 4 और Cl2 और एक Cl आ जाएगा बाहर, यानी कितना Cl देगा ये, एक Cl देगा। इसका रिएक्शन कराओगे AgNO3 के साथ में, ठीक है। ये एक्सेस में है तो जितने मोल इसके होंगे ना उतने मोल AgCl के बनेंगे। नहीं आया समझ, मोलारिटी दे रखा, वॉल्यूम दे रखा, मोल निकाल लोगे, वही मोल किसका बनेगा AgCl का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। बेटा इसमें थोड़ा सा दर्द है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन टिपिकल ही है ये। मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, ये ट्वाइस ऑफ Mg। LR चेक करने में दर्द हो रहा होगा आप लोग, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ Mg मतलब 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करता है 32 ग्राम के साथ यूनिटरी मेथड से। 48 करता है 32 से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा 32/48। नहीं आया समझ, इसका वैल्यू निकाल लो, बचा हुआ O2 का मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 11 नंबर देखो, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट टूटेगा तो देगा MgO प्लस CO2, ठीक है। 20 ग्राम है तो मोल निकाल लोगे 20/84। अगर सैंपल P% प्योर है तो बताओ MgO कितना मिलना चाहिए था, ये तो इसके मोल हो गए इंटू P/100 और मिल कितना रहा है 8 ग्राम। तो पहले मास निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 40 से, इज इक्वल टू 8 ग्राम। यहां से परसेंटेज प्यूरिटी आ जाएगी। 13 क्वेश्चन और देखो फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, एक ही क्वेश्चन समझ लाया कि a mixture of 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये होता है बेटा फॉर्मिक एसिड HCOH, और ये होता है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ये देगा H2O और देगा CO, ये देगा H2O CO2 और CO। देखो इधर, अब फॉर्मिक एसिड का मास दे रखा है और ऑक्सैलिक एसिड का मास दे रखा है, दोनों के मोल निकाल लोगे आप, ठीक है। द इवॉल्व गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट। पहली बात तो ये दोनों लिक्विड स्टेट में हो गए। अगर मान लो आपने मोल निकाले, इसके मोल आए X और इसके मोल आए Y, बोर्ड पे देख रहे हैं, इसके मोल आए X, इसके मोल आए Y, तो CO कितना बनेगा X, ये Y,
और ये भी y, देख रहे हैं? तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया x प्लस वाई प्लस वाई। जब इसको KOH से पास करेंगे तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सिर्फ किसका वॉल्यूम बचेगा? CO का। यानी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अब वो ये बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6 ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई। नहीं आया समझ? कंपेयर कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए ना। क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में, वो सिर्फ गैसेस की बात कर रहा है। अच्छा खुजली कर रहे हैं, मुझे लगा डाउट पूछेंगे आप कुछ। देयर आर 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, एक सल्फर के ऑक्साइड में कंटेन 50% एंड 60% ऑक्सीजन। एक ऑक्साइड में 50% ऑक्सीजन 50% सल्फर। एक ऑक्साइड में 60% ऑक्सीजन 40% सल्फर। ठीक है, द वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर 50 ग्राम से 50, तो 1 ग्राम से कितना? 1 ग्राम। 60 ग्राम से 40, तो 1 ग्राम से कितना? 40/60, यानी 2/3। तो 1 ग्राम से कितना कर रहा है ये और ये, तो इनका रेशियो 1:2/3, यानी 3:2। क्लियर है कि नहीं है? फिर भी कोई डाउट अगर आपके रहते हैं तो मैं मंडे को इवनिंग की कोशिश करूंगा कि आपके ब्रेक के टाइम पे ये अवेलेबल रहूं, तो आप वहां भी ब्रेक में भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। टेस्ट का सिलेबस आपको बता ही दिया है मैंने। आयनिक आ रहा, सॉरी आयनिक नहीं आ रहा है, सॉलिड स्टेट आ रहा है, मोल आ रहा है और BOG आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में।